दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच संवैधानिक वर्चस्व की जंग जारी है। इस जंग के मैदान में मुसीबत अधिकारियों की बढ़ी हुई है। एलजी अपने मुताबिक अधिकारियों की तैनाती का हुक्म जारी करते हैं तो केजरीवाल अपने मुताबिक इस तैनाती को तबादले में तब्दील कर देते हैं। केजरीवाल ने केंद्र के नोटिफिकेशन आने के बाद करीब 1.5 दर्जन अधिकारियों का तबादला अपने हिसाब से किया, जिससे अधिकारी हैरान हैं, परेशान हैं। और अब सूत्रों से खबर यह भी है कि आईएएस एसोसिएशन कोर्ट जाने का मन बना रहा है। वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय आईएएस अधिकारियों की सैलरी रोकने पर विचार कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एलजी और मुख्यमंत्री के बीच की जंग में अधिकारी फुटबॉल बन गए हैं? और सवाल यह भी है कि अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के खेल से क्या दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है? दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों की संवैधानिक जंग जारी है। इतनी दखलंदाजी मेरी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं की जितनी उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की किरण बेदी जी मुख्यमंत्री होती तो क्या वो इसी तरह से दखलंदाजी करते? केजरीवाल सरकार विधानसभा में जनादेश की शक्ति दिखाकर उपराज्यपाल नजीब जंग को हटवाने के लिए केंद्र से टकराने की राह पर है। अब इस लड़ाई में केजरीवाल कामयाब होंगे या फिर उपराज्यपाल का रुतबा बुलंद रहेगा, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि दो शक्ति केंद्रों की लड़ाई में दिल्ली सरकार में नौकरी बजा रहे नौकरशाह फुटबॉल बन गए हैं। उपराज्यपाल साफ कह चुके हैं कि दिल्ली में नौकरशाहों की तैनाती उनकी मर्जी से होगी, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी मर्जी से बड़े अफसरों को ताश के पत्ते की तरह फेंट रहे हैं। उपराज्यपाल के हक में केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन होने के बावजूद केजरीवाल ने अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा अफसरों की पोस्टिंग उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना की है। इस टकराव के चलते अब ऐसे अफसरों की पगार अटकती दिख रही है जिनके तबादले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि सरकार इन अफसरों की सैलरी रोक सकती है। हालांकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां भी केंद्र से 2-2 हाथ करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसी बात सरकार की बात बोलिए, ऐसी बात सरकार की तो बात कहीं नहीं बोलिए। हमारे भाजपा कम से कम मैं अपनी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से दिल्ली को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली की कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल भी पक्ष नहीं है, परेशान है। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के वर्चस्व की जंग के अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के आसार हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस जंग से नौकरशाही को बचाने के लिए आईएएस एसोसिएशन भी कोर्ट जाने को तैयार है। The undignified treatment meted out to civil servants and senior civil servants is highly demotivating and demoralizing the entire rank and file of the civil services and is clearly unacceptable. फिलहाल दिल्ली में तैनात अफसर अब यही नहीं समझ पा रहे कि वो किसका आदेश माने और किस विभाग में काम करें। ऊपर से उपराज्यपाल नजीब जंग को हटवाने की जिद ठानकर केजरीवाल सरकार ने नए संवैधानिक संकट की बुनियाद भी रख दी है। लेटर ऑफ द लॉ तो ये कहता है कि ठीक है, उपराज्यपाल उस पर एक्ट कर सकते हैं। पुलिस हो गई, लैंड हो गई, डीडी हो गया, एमसीडी के कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो गई। मगर तो एक ट्रेडिशन ये रही है कि कंसल्ट करते रहे हैं। हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट कंसल्ट हुई है और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी अपने आप नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग्स करती। चीफ सेक्रेटरी से प्रपोजल मंगवाएगी, सेक्रेटरी सर्विसेज से प्रपोजल मंगवाएगी, उसके बेसिस पे ये अपने डिसीजन लेते हैं। फाइनल डिसीजन तो उसी की होती है जिसके पास पावर है। अब सवाल ये है कि आखिर अधिकारों की इस लड़ाई में दिल्ली के विकास का कर्तव्य कौन और कैसे निभाएगा? अगर दिल्ली की कार्यपालिका चलाने वाले बड़े अफसर दो पार्टों के बीच में पिसेंगे तो जनता को समस्याओं की चक्की में पिसने से कौन बचाएगा? गीतम और शिवानी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
तो वाकई बड़ी समस्या दिल्ली में होती दिख रही है। हमारे साथ खास पैनल इस पर बहस करने के लिए जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बीजेपी की नेता आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर पीएम त्रिपाठी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएस पासवान पूर्व सचिव हैं भारत सरकार में, और थोड़ी देर में आपके प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले आरती आपके पास आऊंगी। अरविंद केजरीवाल ने भी ये विधानसभा में अब से थोड़ी देर पहले कहा, और हमारा भी सवाल यही है कि क्या अगर किरण बेदी होती, दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाती, तो क्या तब भी इस तरह का संकट खड़ा हो जाता? देखिए, ऐसा है शीतल जी कि आज से पहले भी पिछले 20 सालों में खुराना जी थे, और खुराना जी के अलावा बाद में 15 साल शीला दीक्षित जी थी, और सरकारें दूसरी पार्टियों की थी केंद्र में, और खुराना जी ने, साहब सिंह वर्मा जी ने, ठीक है, अपनी कोशिश जरूर करते रहे कि दिल्ली को ज्यादा पावर मिले, दिल्ली के मुख्यमंत्री चला सके, लेकिन इस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं देखी गई। शीला दीक्षित जी की प्रॉब्लम उमेश सहगल जी से हुई थी, लेकिन ऐसे में वो लालकृष्ण आडवाणी जी के पास गई और उन्होंने उसका हल ढूंढ लिया, दोनों ने बातचीत से हल ढूंढ लिया। जहां तक खुराना जी का सवाल है, खुराना जी ने, पानी की इतनी भयंकर समस्या थी और चारों नेबरिंग स्टेट उस समय पे कांग्रेस की थी। एसबी चौहान होम मिनिस्टर थे, देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, और 2 अक्टूबर का दिन था और वो उनकी गाड़ी में बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के एकदम उनकी गाड़ी में जाके बैठ गए और उन्हें कहा कि आपको हमारे इस मसले का हल करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी पार्टी के डीएनए में कन्फ्रंटेशन है। ये प्रोडक्ट ही अरविंद केजरीवाल जी चूंकि कन्फ्रंटेशन की है, तो ये केंद्र की पावर और लिमिटेशंस दोनों होती हैं। हमारा ड्यूल पक्षीय हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे में उनको अपनी भी पावर और लिमिटेशंस का आभास होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के काम करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ सोमनाथ भारती भी जुड़ गए। आरती जी सोमनाथ भारती भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सोमनाथ जी, आरती मेरा ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के डीएनए में कॉन्फ्रंटेशन है, यानी वो जानबूझकर बवाल खड़ा कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार संवैधानिक संकट खड़ा कर रही है। ऑडियो में कुछ दिक्कत है, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आप इस बीच में रागिनी नायक के पास चलूंगी। रागिनी, आप हंस रही हैं और यही कांग्रेस पार्टी यूं हंसते मुस्कुराते ये पूरा ड्रामा देख रही है जो चल रहा है। देखिए, कहते हैं कि ताली 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं बज सकती। आज ये जो टकराव और द्वंद्व हम देख रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों चाहते हैं कि ये द्वंद्व हो। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कवायद कर रहे हैं और दोनों के बीच में ये अहम की लड़ाई हो गई है। आरती मेहरा जी ने सही उदाहरण दिया शीला दीक्षित जी का। उमेश सहगल जी की बात की, मैं उससे भी पीछे जाके बात करती हूँ। 1998 से लेकर 2004 तक शीला जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की और एनडीए की सरकार थी केंद्र में। विजय कपूर जी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि 93 से 98 की भाजपा की दिल्ली में जो सरकार थी उसमें चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे। तो समझ सकते हैं कि काफी खास रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उस समय। इसके बावजूद राजनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, सूझबूझ दिखाई गई। जो मसले आए भी उनको तालमेल के साथ, मेलजोल के साथ सुलझाया गया। यही मेरा काम है। मैं इसी बात पे आ रही हूँ। अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में, आप ही के पास आ रही हूँ, यही बात उजागर की। उन्होंने कहा कि इससे पहले ये समस्या ये शुरू से रही है, लेकिन इससे पहले इतने बड़े स्तर पर उजागर इसलिए नहीं हुई क्योंकि साठ गांठ रहती थी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। देखिए, हम भ्रष्टाचार को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के संवेदनशील मसले पहली बार नहीं है कि आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी। वो आरोप लगाते हैं, उस मुद्दे का राजनीतिक दोहन करते हैं, फायदा उठाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी सबूत देकर पुष्टिकरण उन्होंने नहीं किया। अब समझना ये है, ये आपकी बात भी जायज है, समझना ये है कि जब पहले तालमेल, जिसे वो साठगांठ कह रहे हैं, पहले तालमेल हुआ तो अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब केंद्र में मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं।
मोदी जी नहीं पचा पाए दिल्ली की बेइज्जती को और केजरीवाल जी हजम नहीं कर पाए बनारस की हार को। मैं बार बार कहती हूं कि अहम का टकराव है। ये जो केजरीवाल जी की विफलता रही है पिछले 100 दिनों की, उसका टीकरा वो फोड़ना चाहते हैं केंद्र के सर पे, और वहीं केंद्र सरकार दिखाना चाहती है कि दिल्ली सरकार पत्ता भी नहीं हिला सकती जबकि केंद्र सरकार की मंजूरी ना हो, असहाय असक्षम बनाना चाहती है। मैं समझती हूं कि इस बीच में जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ अफसरशाही का, जिस तरह से जनता पिस रही है, उनके मुद्दों को आवाज देने वाला कोई नहीं है, मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। और आखिरी बात और जोड़ूंगी, दिल्ली से पहले भी तमाम चुनाव हुए, मोदी जी बहुत बड़ा नारा देते रहे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि हम राज्य सरकारों की मदद करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये कोअर्सिव फेडरलिज्म ज्यादा लगती है। वहीं केजरीवाल जी जो हमेशा ये कहते थे कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं जी, वो आज केवल उन्हें ज्यादा अधिकार मिल जाएं इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे वो इसी पावर डायनामिक्स पे काम नहीं करते रहे? वो कहते हैं ना कि साठगांठ विकास हुआ, वो कहते हैं कि अब भी विकास हो सकता है। वो कहते हैं संवेदनशील मसलों पर साठगांठ थी, ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे भ्रष्टाचार को लेकर कोई इतना समर्पित नहीं था। जिसे साठगांठ कहते हैं, मैं उसे साठगांठ बिल्कुल नहीं मानती। मुझे लगता है कि गंभीरता से मुद्दों को उठाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तालमेल जरूरी है, और वो तालमेल तभी होता है जब आपके अंदर पॉलिटिकल विल हो जनता की आवाज को मजबूत करने की। केवल एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर भागने का और दिल्ली से पलायन करके बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरे करने की कवायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है आरती, ये साठगांठ नहीं तालमेल है, जिसको अरविंद केजरीवाल साठगांठ कह रहे हैं उसको रागिनी तालमेल बता रही है। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही कि ये अहम की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल अहम की लड़ाई है, दोनों अपनी अपनी हार नहीं पचा पा रहे, वो बनारस की, ये दिल्ली की, तो ये वो अहम का टकराव है। आप क्या कहेंगी इस पे? आरती, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है वो मुझे नहीं सुन पा रही। इस बीच में बीएस पासवान के पास चलती हूं, जो कि भारत सरकार में पूर्व सचिव रह चुके हैं। पासवान साहब, इस सब के बीच में पिस रहे हैं अफसरशाही पिस रही है, जो फुटबॉल बन गई है, इसका तबादला हो रहा है, उसकी सैलरी रुक रही है। आपने भी भारत सरकार में काम किया है, क्या इस तरह के माहौल, ऐसी खतरनाक माहौल आपने पहले कभी देखे? बहुत कम देखने का मौका मिला। ये जरूर है कि ऑफिसर जितने भी हैं वो फुटबॉल जैसे उसको एक तरफ से दूसरी तरफ से खिंचाई होता है, लेकिन इसके कारण जो है मैं समझता हूं कि कानून में इनबिल्ट है। जो एनसीटी एक्ट है उसमें मैं समझता हूं एक टाइम बॉम्ब है। आश्चर्य इस बात की है कि पहले ये टाइम बॉम्ब फूटा नहीं, क्योंकि बीच में कुछ तालमेल जरूर रहे मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में। इस समय वो तालमेल नहीं है, तो जो एम्बिग्यूटी है प्रोविजंस में वो तो स्पष्ट आ रहे हैं। जो ऑल इंडिया आईएएस कार्डर रूल्स हैं, इसकी परिभाषा ये है कि रूल्स स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दिया है, और स्टेट का परिभाषा स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी। पासवान साहब, इनकी आवाज कट गई। सोमनाथ भारती से बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ राणा यशवंत हमारे मैनेजिंग एडिटर भी जुड़ गए हैं। मैं सोमनाथ भारती के पास सीधे चलूंगी। सोमनाथ जी, ये जो तकरार है आप दोनों की, सबके बीच में अफसर फंस रहे हैं, और यही हमारा आज का मुद्दा है कि फुटबॉल बन गए हैं इस जंग में अफसरशाही जो है वो फुटबॉल बनकर रह गई है। ये क्या आप अफसरों के बारे में सोचेंगे? अफसरों की चिंता कर रहे हैं, तो उनकी क्या हालत है उस बारे में भी तो सोचिए। डर रहे हैं वो कि दिल्ली में पोस्टिंग ना हो जाए कहीं। दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं। नहीं, एक सेकेंड होल्ड करिए। आज के तारीख में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा अगर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, सबसे बड़ी बात यह निकल के आती है, क्या केंद्र सरकार अपने चुने हुए गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए चुनी हुई राज्य सरकारों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसका क्या हनन कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह पैदा, अपने चुने हुए गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए चुनी हुई राज्य सरकारों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसका क्या हनन कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है। आज दिल्ली की विधानसभा ने 2 दिनों की बड़ी गहरी बहस के बाद यह पास किया
कि जो अधिकार दिल्ली सरकार को संविधान ने दिया है, जो अधिकार दिल्ली विधानसभा को संविधान ने दिया है, उसका हनन, उसका अतिक्रमण एमएचए एकमात्र नोटिफिकेशन जारी करना चाहता है। इससे बड़ा काला दिन क्या होगा? पूरे संविधान के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा सर्विसेज के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। सोमनाथ जी, राणा यशवंत संविधान जो कहता है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं सोमनाथ जी, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो कहता है, इन सब के आज सदन ने एकमत से करीब पास करके, क्योंकि 3 मेंबर भाजपा के जो थे, जी बस आप जो कहेंगे वो एकमत से पारित हो गई, 67 विधायक आप ही कहेंगे, ये बता दिया। सोमनाथ जी मुझे लेकिन लोकतंत्र का मतलब तानाशाही नहीं होता है। सोमनाथ जी मुझे सुन लें आप प्लीज। 2-3 बातें हैं। जो कुछ भी आपके सदन ने आज पास किया, मैंने भी अरविंद केजरीवाल को सुना है। अगर संविधान, ठीक है सोमनाथ जी, एक बात सुन लीजिए, आपके पास बहुत वक्त है आपके पास अपना पक्ष रखने, बस सुन लीजिए। वो कर रहे हैं सोमनाथ जी, आप नेताओं जैसी जुबान में हैं, बिल्कुल आप सुनने को तैयार ही नहीं है। आप एक मिनट भी मौका तो दें। तो किसने लिखा है ये? अगर ऐसी स्थिति आपकी हो तो आप बहस से बाहर चले जाएं। मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट मांग रहा हूं। आप बोले। पहली बात यह है कि शीला जी इसी दिल्ली में 15 साल तक सरकार चलाई हैं और शीला जी कहती है कि अरविंद केजरीवाल को संविधान पढ़ना चाहिए। जिस संविधान का हवाला आप दे रहे हैं उसी संविधान का हवाला शीला जी दे रही हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से अफसरान का तबादला हो रहा है, यह बात तो परंपरा से चली आ रही है और संविधान के दायरे में है। शीला जी अपने, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूं, मैं कार्य में कुशल होती, 2-3 बातें आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली की जनता उनको बेदखल नहीं करती। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आगे संविधान बदल देंगे। सही बात है। तो दिल्ली की जनता उनको बेदखल नहीं करती। लोकतंत्र में आज आप हैं, कल आप बाहर जाएंगे, कोई दूसरा आएगा तो वो क्या दूसरा अपने मुताबिक संविधान गढ़ेगा, संविधान का अपने नियम कायदे तय करेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हो रहा है। वादा रखिए प्लीज, नहीं, बात पूरी सुन लीजिए, बात पूरी सुन लीजिए प्लीज। राणा जी, मेरे पास 239A है आपके संविधान का, एनसीटी एक्ट, जिसका हवाला अभी दिया जा रहा था। इस हवाले से भी मैं कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप सियासी मसला बना रहे हैं, टकराव का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इसलिए कि आज जो विधानसभा अरविंद केजरीवाल ने कहा, 3 बातें उन्होंने कही हैं और मैं आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने, इस देश के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात उन्होंने ये कही कि हमारी सरकार को केंद्र की सरकार अस्थिर करना चाहती है। दूसरी बात उन्होंने इशारे में कही कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यह जो केंद्र की सरकार है यह भ्रष्टाचारियों को पनाह देना चाहती है, उन अधिकारियों को उस जगह पर बिठाना चाहती है जहां से माल आता है, पैसा आता है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जितने भी गैर बीजेपी राज्य हैं और जितने भी गैर बीजेपी नेता हैं वो लामबंद हों। लामबंद हो इनका मतलब उनकी अगुवाई स्वीकार करें और कांग्रेस का जो वैकल्पिक, बीजेपी के अलावा जो कांग्रेस है उसको कहीं ना कहीं आप राजनीति के हाशिए पर लाकर खड़ा करें और मेरी अगुवाई में देश के बाकी जो गैर बीजेपी के दल हैं वो संगठित हों। यह 3 इशारे उन्होंने आज सदन से दिए हैं। आप मानते हैं कि यह ठीक है? इसमें से बताइए कौन सी बात गलत है? अगर आपको कौन सी बात गलत लग रही है इसमें, अब मैं आपको एक एक करके जवाब दूंगा, चूंकि मैंने आपको शांति से सुना जी, आप भी मुझे शांति से सुनिए। पहली चीज, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए दिल्ली सरकार के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो दिल्ली विधानसभा का संवैधानिक अधिकार है, उसको कर्टेल करने का प्रयास किया गया। उसी नोटिफिकेशन को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में चली गई। आपको यह भी पता है, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। तो अरे भाई, अब मैंने आपको सुन लिया, अब आप मुझे सुन लीजिए। जी बोलिए सोमनाथ जी, बोलिए। अगर आपने सुन ली, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए, मैंने आपको बीच में छेड़ा नहीं। ठीक है, बोलिए, बात रखिए। आप अगर देखिए, जो अधिकार संविधान देता है वो अधिकार संविधान ही ले सकता है। तो माननीय सांसद जो संसद में बैठे हैं वो अगर चाहें तो संवैधानिक तरीके से हमारे अधिकार को छीन सकते हैं। देखिए सोमनाथ जी, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली के अंदर, एक सेकंड में अपनी बात रख लो प्लीज। जी अगर चाहती है केंद्र सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीन ले, तो वो संभव नहीं है और वो असंवैधानिक नहीं है। ये बहुत बड़ा काला अध्याय है जो कि हर राज्य सरकार को चिंतित करेगा। दूसरी बात, जो एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार का था, उसमें कई सालों से, 40 सालों से करीब इनके पास अधिकार है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली के रीजन के अंदर
जब भी कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाए उसको प्रोसिक्यूट कर पाए। अब ये कौन सा कानून है जिसके जरिए वो केंद्र सरकार कहना चाहते हैं नोटिफिकेशन के जरिए कि दिल्ली का जो भ्रष्टाचार उन्मूलन शाखा है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को ही प्रोसिक्यूट कर सकती है। अब इस बात को माननीय उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया चुनावी भाषण और कहा कि ये गैर संवैधानिक है। देखिए, आप जरा ठीक से समझ लीजिए उसको। बहुत लंबा हो गया सोमनाथ जी। और इससे बहुत बड़ी बात सिर्फ इतना ही कहा है कि मेरा पक्ष सुने बगैर अगर इस तरह का एक और बात है राणा जी, एक और बात है सोमनाथ जी सुन लीजिए। उसके डिफेंस में देखिए, ईश्वर ने 2 कान दिए हैं, 1 जबान दी है, इसीलिए कि सुने कम और बोले, माफ कीजिए, सुने ज्यादा और बोले कम। पर आपसे ज्यादा प्रभावित होकर मेरी जबान भी फिसल गई। देखिए, आप संविधान के प्रावधानों का तकाजा दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारे अधिकार छीने गए। फिर आप ही के एमएलए आदर्श शास्त्री कल क्या करते हैं, जो कि संविधान में प्रावधान ही नहीं है गवर्नर को इम्पीच करने का, आप कह रहे हैं कि वो भी करके दीजिए। अब आप जो संविधान में अधिकार है उनका भी तकाजा देते हैं, जो अधिकार नहीं है उनकी मांग अपने लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कहा था कि आम आदमी पार्टी इज नॉट पावर हंग्री, हमें सत्ता को और ज्यादा केंद्रीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये परिदृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पावर डायनेमिक्स के चलते दिल्ली में कोई विकास का, गवर्नेंस का, प्रशासन का काम हो ही नहीं सकता है। तो भाई पुराने मुख्यमंत्रियों ने अभी तक क्या किया? दूसरी बात, आपको भ्रष्टाचार की बहुत चिंता है, तो जन लोकपाल मिलकर क्या हुआ मुझे कृपया करके बताइए। जो आपकी राजधानी, जो आपकी राजनीति का केंद्र था, राजनीतिक पार्टी की तरह आपका उदय हुआ, अब आपको कौन रोक रहा है? ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो ये गर्मागर्म बहस हमारी जारी रहेगी। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप भी जुड़े रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो संवैधानिक वर्चस्व की लड़ाई में क्या दिल्ली का बेड़ा गर्क होगा, इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पीएम त्रिपाठी के पास चलूंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के पास। त्रिपाठी जी, ये तो कोर्ट तय करेगी कि नोटिफिकेशन केंद्र की सही थी या गलत थी, लेकिन आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी की संवैधानिक समझ पर आपका क्या कहना है, जिस तरह के बयान उस खेमे से उठ रहे हैं? ये एक अप्रत्याशित स्थिति है और देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल है, तो उसको वो राजनीतिक दृष्टि से उसका विचार विमर्श करना और उसको राजनीतिक तरीके से प्रस्तुत करना, यही आम आदमी पार्टी कर रही है। जहां तक संविधान का प्रश्न है, अनुच्छेद 308 से 323 में संविधान में लोक सेवाओं के प्रावधान किए गए हैं। लोक सेवाएं 2 प्रकार की हैं, संघ की सेवा और राज्य की सेवा। संघ की सेवा में 2, एक अखिल भारतीय सेवा और एक केंद्रीय सेवा होती है, जिनके लिए नियम बनाने का अधिकार, सेवा शर्तें तय करने का अधिकार पूरी तरह से भारत सरकार के पास है। अब भारत सरकार ये तय करती है कि इनका भर्ती, चयन, स्थानांतरण, प्रोन्नति कैसे होगी। और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए देश के 29 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों के लिए 24 काडर बनाए गए हैं। उन 24 काडर में एक काडर एग्रीमुट है, जिसको अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी काडर कहते हैं। इनके लिए जो अधिकारी हैं अखिल भारतीय सेवाओं के, उनके लिए वे जिन राज्यों में या संघ शासित क्षेत्रों में आवंटित किए जाते हैं, वहां पर संघ सरकार के द्वारा जो नियम है उसके तहत वो भर्ती किए जाते हैं। और जिस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में काम करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद वे उनके स्थानांतरण के विषय में, उनकी प्रोन्नति के विषय में अपने प्रस्ताव उपराज्यपाल के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है, सिविल सर्विसेज बोर्ड के माध्यम से ये अनुशंसाएं भेजी जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ यहां नहीं हो रहा है और इसलिए एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें निश्चित रूप से सिविल सेवकों को यह सोचना पड़ेगा कि अब वो जिस भंवर में फंसे हैं वो किस तरह के आदेश का अनुपालन करें। अगर वे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के आदेश का अवहेलना करते हैं तो राज्य सरकार और उनके मंत्रिपरिषद के पास जो अधिकार है उसके तहत उनको दंड में फंसे हैं वो किस तरह के आदेश का अनुपालन करें। अगर वे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के आदेश का अवहेलना करते हैं तो राज्य सरकार और उनके मंत्रिपरिषद के पास जो अधिकार है उसके तहत उनको दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर वे भारत सरकार के नियमों के तहत काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास फिर से अनुशासनात्मक नहीं, लेकिन संवैधानिक तौर पर तो उन्हें भारत सरकार के नियमों के तौर पर ही काम करना होगा ना, संवैधानिक अगर हम प्रोविजंस की बात करते हैं तो। हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ये संवैधानिक संकट है नहीं,
इसे संवैधानिक संकट बना दिया गया है। बिल्कुल संवैधानिक संकट को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके एकदम स्पष्ट हो जाए वो काम करें। ठीक है, ये बयान हम आईएएस एसोसिएशन की ओर से जो आया है इसको सुन लेते हैं, उसके बाद सोमनाथ जी आपके पास आऊंगी और राणा जी आपके पास भी। The association would like to bring to the notice of all the constitutional authorities that apart from the Honorable High Courts of Punjab and Haryana, Uttar Pradesh and Tamil Nadu, when I say Uttar Pradesh, the Allahabad High Court, and when I say Tamil Nadu, the Chennai High Court, the Honorable Supreme Court of India has also ruled that the IAS Cadre Rules 1954 are statutory rules and have the force of law, and the state governments are bound to follow the Cadre Rules 1954. In this matter, in case of any dispute, the decision of the Government of India would be final as per the rules. बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया ये। सोमनाथ जी, फिर आप क्यों भंवर में फंसा रहे हैं आईएएस अधिकारियों को? स्पष्ट है 1954 के कानून को उन्होंने कोट किया है। अभी जो नोटिफिकेशन है 21 मई का या 23 जुलाई 2014 का, दोनों नोटिफिकेशन का हवाला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में दिया और कहा, खुल्लम खुल्ला कहा, अभी की जजमेंट है 25 मई की, साफ साफ कहा कि ये जो दोनों नोटिफिकेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सस्पेक्ट है। तो क्या हाई कोर्ट के जजमेंट भी गलत है? मान लें उसको। अगर आप समझें, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या हैं, प्रशासन किस तरह से सुधारा जाएगा उनके नहीं, लेकिन उसमें ये थोड़ी ना कहा है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। चुनी हुई सरकार और देखिए के पास अगर अपना पावर सेक्रेटरी, कारण क्या दिया था? अरे भाई आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए। तो क्या अच्छा आप कह रहे हैं कि भाई शीतल जी आप ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन गलत है? नहीं, हमने ये कतई नहीं कहा। ये कह रहे हैं आप, मान लें इनकी इस बात को। हम ये कतई नहीं कह रहे। आप ये कहना चाहते हैं? सोमनाथ जी एक मिनट में आप चैनल वाले कुछ भी कह सकते हैं। हमने आपकी बात मानी, कोर्ट ने कहीं भी कुछ गलत नहीं कहा। अगर आपने कहा कि ठीक है एसीबी के तहत या एसीबी के दायरे में दिल्ली पुलिस के अधिकारी आने चाहिए, कर्मचारी आने चाहिए, कोर्ट ने कहा आने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये तमाम अधिकारियों के तबादले आप करने लगे। यह तो छूट आप एक और एक को जोड़कर 11 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ाई, ये भी कहा 21 मई 2015 का नोटिफिकेशन सस्पेक्ट है। तो अच्छा एक चीज तो हो गया कि एसीबी के जो पावर्स पे ड्रॉ करना चाह रहे थे वो गलत था। ये बात तो मान ले भाजपा, ये बात मान ले। आप क्या भाजपा ये बात मानने को तैयार है? पहले सुनना चाहें, एक सुझाव है। एक एक करके इनके जब विकेट गिर रहे हैं, सुझाव है, एक एक करके जब इनके मंसूबे पानी फिर रहा है, संकट है, तब उनका असली एक्सपोजर हो रहा है और मालूम पड़ रहा है कितनी तानाशाही की सरकार है ये। अच्छा ठीक है, इसलिए बेहतर है कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 में ये धीरे धीरे करके चाह रहे हैं कि जहां कि वे वहां गवर्नर के जरिए वहां के सरकारों को परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से ले सकते हैं। उसकी शुरुआत दिल्ली से करना चाह रहे हैं। पाटिल जी की बात से कुछ जोड़ना चाहती हूँ। शीतल ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं ये कह रहा देखिए, था अगर भाई इसीलिए अगर ये लड़ाई संविधान में अनुच्छेद 143 अगर ये लड़ाई सच में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने की होती, अगर ये लड़ाई जीएनसीटी एक्ट और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के प्रावधानों की व्याख्या करने की होती, तो पहले टीका टिप्पणी करने के बजाय, वार प्रतिवार करने के बजाय, टकराव करने के बजाय ये दोनों पार्टियां राष्ट्रपति जी के निर्णय के लिए इंतजार करती, धैर्य विवेक और संयम के साथ। अगर नतीजा नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा सकते थे एक इंटरप्रिटेशन के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए 10 दिन के एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें 4 दिन छुट्टी के थे, इतना बड़ा बवाल मचाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, पहले ये कहते हैं कि गैमलिन जी भ्रष्टाचारी हैं, वो बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रही है, उसके बाद ये मान जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर एलजी साहब ने कहा है तो गैमलिन जी को ही हम चीफ सेक्रेटरी बना के रखते हैं 10 दिनों के लिए। फिर देखिए नया मोड़ आ जाता है लड़ाई में। अब क्या होता है, एलजी कूट पड़ते हैं, एलजी ट्रांसफर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर सेंटर उस पर व्याख्या देता है, फिर एक खास ये जो खास सत्र है, विशेष सत्र है, वो बुलाया जाता है, उसके बाद आज फिर सेंटर सुप्रीम कोर्ट को मूव करता है। तो ये सब क्यों हो रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर ये विशेष सत्र इन्होंने जन लोकपाल बिल को पारित करने के लिए बुलाया होता, राजनीति का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं उसके लिए बुलाया होता, बिजली पानी के संकट के लिए बुलाया होता,
कांग्रेस पार्टी आपकी पीठ जरूर थपथपाती, ठीक, पर आप केवल अपना भारती की राह चल पड़ी है। सोमनाथ जी से अगर आपको सिर्फ बोलना ही बोलना है तो उनकी राह कतई नहीं चलना चाहते हैं आप। ऐसा है शीतल जी, मैं एक त्रिपाठी से कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे प्लीज पूछिए, प्लीज एकदम पूछ लूं जी। त्रिपाठी जी, आप ये बताइए मुझे, आप सबको बता दीजिए, ये बात आज खुले चैनल पे नेशनल टीवी बोल रहे हैं कि क्या एक चुनी हुई सरकार होने के बावजूद क्या ऑनरेबल एलजी डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कर सकते हैं बगैर चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट किए? क्षेत्र है, वहां की जो स्थिति है वो अन्य राज्यों की तुलना में भिन्न है और इसलिए यहां पर निश्चित रूप से एक चुनी हुई सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही उपराज्यपाल महोदय को यह अधिकार है कि वे किसकी नियुक्ति, तैनाती, स्थानांतरण कहां करें। लेकिन यदि किसी वजह से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से वे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कोई मतभेद है, तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार एकमात्र उपराज्यपाल महोदय के पास है। यदि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल के इस कदम से सहमत नहीं है तो वे इसकी पहली शिकायत दिशा निर्देश दें, उसके अनुसार ही अगर वो राष्ट्रपति के दिशा निर्देश से भी सहमत नहीं है तो फिर वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। चलिए ठीक है, सबसे बेहतर स्थिति यह है कि राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से इस पर परामर्श मांग लें और स्थिति दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दें। सोमनाथ जी, क्या आपको गलत नजर आ रहा है? 15 बार ऐसा किया जा चुका है, 16 बार किया जा सकता है। मांग सकते हैं। हाँ, आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है। जी ने कानून की बात करें, संविधान की बात करें, मैं उसको रेफरेंस देता हूं जी। हाँ, ऐसा है कि देखिए, जो प्रावधान है, प्रावधान ये है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मत से भिन्न मत रखते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मैटर को माननीय महामहिम राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे और महामहिम राष्ट्रपति का जो भी मत होगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा सबको। अगर किसी कारण बस ये ऐसा नहीं होता है तो ये असंवैधानिक होगा। तो ऑनरेबल एलजी ने यहाँ पर दिल्ली की सरकार को यह अधिकार है, अपना मत खुद ही दे दिया तो गलत हो गया। भाई आर्टिकल 239A4 पढ़िए, उस पर साफ साफ लिखा है कि जब भी किसी भी मुद्दे के ऊपर ऑनरेबल एलजी का मत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मत से अलग होता है तो वो इस मुद्दे को खुद डिसाइड नहीं करेंगे, उसको भेजेंगे महामहिम राष्ट्रपति के पास। निश्चित रूप से यही मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर आपको तो महामहिम राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा और राष्ट्रपति महोदय जो भी दिशा निर्देश देंगे, यदि किन्हीं कारणों से दिल्ली की मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति जी के निर्णय का इंतजार किया तो फिर आपके पास सिवाय आपने इंतजार किया ना, भाजपा ने क्या लड़ाई बढ़ाना इस राजनीतिक संवैधानिक प्रावधानों की एक भिन्न व्याख्या करना जो नहीं है। शीतल जी, शीतल जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि पहले दिन से अरविंद केजरीवाल जी एक IRS ऑफिसर हैं, वो पहले दिन से जानते थे कि ये दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव है राष्ट्रपति जी के, जिनकी ये बात कर रहे हैं सोमनाथ भारती जी। क्या है कि इन्हें सिर्फ कन्फ्रंटेशन करनी है, रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है, वो 20 सालों से उसी हिसाब से काम कर रहा है और छोटी मोटी तसल के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ। जनलोकपाल में सारे करिए तो आप संविधान को बोलो नहीं करें। 4 महीने में बजट नहीं ला पाए दिल्ली का, 4 के प्रति पहले
साल में जो आपके भ्रष्टाचार में सहयोग। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। आरती जी, मैं आप ही के पास आऊंगी ब्रेक के बाद। और भ्रष्टाचार की बात जो ये कर रहे हैं वही अरविंद केजरीवाल ने भी की कि हम भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अड़ंगे डाल रही आंधे जा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये बयान आपको सुनवा दें, उसके बाद अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। ऑर्डर पास किया अभी कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को के भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा अभी? उनको कौन पकड़ेगा? उनको पकड़ने की कोई एजेंसी नहीं है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को नहीं पकड़ा जाएगा। और फिर कहते हैं सारे आईएएस वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सारे दानिश वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, और केंद्र सरकार को हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पकड़ नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बिल्डिंग में जहां मैं बैठता हूं, मुख्यमंत्री हूं, वहां मेरे सामने अगर कोई ऑफिसर पैसे ले रहा हो तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगा? मैं कहूंगा भाई पैसे क्यों ले रहा है? वो कहेगा देखो जी नोटिफिकेशन है, चुप हो जाओ। लाइसेंस दे दिया इन्होंने भ्रष्टाचार करने का। केंद्र सरकार ने लाइसेंस दे दिया भ्रष्टाचार करने का। इससे घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। आरती, जवाब दीजिए। लाइसेंस दे दिया भ्रष्टाचारियों को, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का चरित्र ही झगड़ा करना और आरोप लगाना है। ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। 70 जो बड़े वादे दिल्ली की जनता से करे थे, इन्हें पूरा करने का इनका समय है। इन्होंने कहा कि हम हर बस में 1 महीने के अंदर मार्शल लगा देंगे। आज वो मार्शल्स कहां हैं? इन्होंने कहा सीसीटीवी लगा देंगे, वाईफाई दे देंगे, इसका हमारा खाका तैयार है, इसका हमारा सिस्टम तैयार है। जो मुद्दा है उस पर बात करिए ना। आज कहां है? ये अगर वो बात कर रही है, वो बात कर लूंगा। और ये पूरी तरह से जो ऑफिसर है वो इनसे परेशान है, मायूस उसका जवाब नहीं देते आप। ऑफिसर को ऐसा लगता है, आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कह दिया पूरी तरह से कि इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने बहुत गलती करी है। ऑफिसर को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, इससे बड़ी बात क्या होगी कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े अधिकारी जनता की सभा में भ्रष्टाचार में लिप्त कांस्टेबल की ऊपर बेल के लिए जा रहे हैं, आरोप लगाया। इससे बड़ी बात क्या होगी? क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई किसी भी तरह की इंक्वायरी गठित की थी? इतनी बड़ी देश में एजेंसीज है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, उनके द्वारा क्यों नहीं करवाया था? आज संवैधानिक सिस्टम को तोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और सीधा केजरीवाल वर्सेस पीएम बनाना चाहते हैं। वो नहीं बना पाएंगे क्योंकि पीएम ने अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत पिछले 15 सालों से बनाई और पिछले 1 साल में। चलिए, जो भुक्तभोगी है उनके जो प्रतिनिधि यहाँ पर है, जो रह चुके हैं भारत सरकार में, उनसे सवाल पूछ लेते हैं, उनकी हाल भी जान लेते हैं। राणा जी। नहीं, आरती जी, आप जो कह रही है, जो सोमनाथ जी कह रहे हैं, सोमनाथ जी बस 1 मिनट मुझे मौका दे दिए। सोमनाथ जी जो कह रहे हैं वो उसको भी आप समझिए। ठीक है, उनके अपने वादे हैं, उनकी सरकार को पूरा करना है। एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, इस पर देश को चर्चा करनी चाहिए। संघीय ढांचा है, राज्य के पास अपने अधिकार हैं, संघ के पास अपने अधिकार हैं। अगर यहां संविधान के जानकार लोग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि संघ और राज्य की इस लड़ाई में अगर सारे आईएएस ऑफिसर पिस रहे हैं और सब पर सवाल खड़ा हो रहा है, सबके चरित्र पर सवाल खड़ा हो रहा है, सबकी भूमिका पर सवाल खड़ा हो रहा है, तो इसमें जवाबदेही, जिम्मेदारी किसी न किसी की तो बनती होगी ना। यहाँ कोई पासवान जी हैं, उनसे फुटबॉल वाकई मैं वही चाहता हूँ। पासवान जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। रागिनी जी, पोजीशन ये कि एक उदाहरण है पॉलिसी एम्बिग्युइटी का, जो मैंने टाइम बॉम्ब का उदाहरण दिया है। जो आईएएस कार्डर रूल्स हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ कार्डर is the responsibility of the state government, and the state government term includes union territories. So, बासवान जी ने सही कहा। बासवान जी, हम आपसे बस ये भर जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि वाकई जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो फुटबॉल बन गए हैं? जी, इन दोनों की जंग में यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि फुटबॉल तो बन ही गए, लेकिन ये भी सोचना होगा कि भारत सरकार का इनहेरेंट पावर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिसी एम्बिग्युइटी है। आप दुनिया में देखिए, किसी भी स्टेट कैपिटल में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट अ सिचुएशन मेड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई कहते हैं कि इसके पहले
एलजी और सीएम के बीच में टेंशन नहीं था तो गलत है। टेंशन हमेशा रहा जी। तो ये प्रोविजन है टेंशन देने के लिए, इसलिए पॉलिसी क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है, पॉलिसी एम्बिग्यूटी यानी नीति को लेकर स्पष्टता नहीं है, उसका अभाव है। आप कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नरेंद्र मोदी साहब सुजाता सिंह फॉरेन सेक्रेटरी को हटा देते हैं टेन्योर से पहले, देश भर के गवर्नर्स का तबादला कर रहे हैं यहाँ से वहां। वही आम आदमी पार्टी को हमने देखा कि इनके पास पावर है तो ये आशीष जोशी को डेली डायलॉग से ऐसे भगाते हैं और उसमें कारण क्या देते हैं कि वो गुटखा खा रहे हैं। फिर ये दोनों पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है। केंद्र सरकार एक साल में सीबीसी की नियुक्ति नहीं कर पाई, सीआईसी की नियुक्ति नहीं कर पाई, आरटीआई की 40,000 पिटीशन। चलिए बात हम यहाँ पर दिल्ली की करें। दिल्ली का क्या, एलजी केजरीवाल की इस जंग में दिल्ली का क्या दिल्ली का बेड़ा गर्क नहीं होगा? बिजली पानी का जो वायदा किया गया दिल्ली को, सुरक्षा की बात जो की गई, यही जंग अगर लगातार चलती रहेगी तो दिल्ली का क्या होगा? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही।